हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लोग। तो आज प्लांट किंगडम जो है हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये सेटअप में थोड़ा सा चेंज कर दिया हम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम जो है चैप्टर आपका किसके ऊपर बेस्ड है। देखो, प्लांट किंगडम समझने से पहले आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें हम ना साथ में रिलेट करके चलेंगे। जैसे प्लांट किंगडम की कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं रिलेट करके चलूंगा आपके कहाँ से, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि आपका दूसरा चैप्टर है। ठीक है, खैर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स आपको ये जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाने की तो कलफ मत लेना, सिर्फ लेक्चर को ध्यान से समझना। ठीक है, नोट्स का पीडीएफ आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इतना कन्वीनियंस आपको मैं देता हूँ। तो प्लांट किंगडम जो है आपका सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, प्लांट किंगडम जब चैप्टर आपका स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो पढ़ाई जाती है, ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज योर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये कुछ कुछ ना वैसा है जो आपका हम बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन में पढ़ते नहीं थे कि हाँ जी कुछ बेकार से बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन कर दी गई थी। तो यस, यहाँ पर हम एरिस्टोटल के बारे में और लीनियस के बारे में पढ़ेंगे। एंड काफ़ी कह लो कि उन पॉइंट्स का बेस नहीं था जिनके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ये बेस किसके ऊपर था। ये बेस था आपका किसके ऊपर, वन या उससे ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो थे उसके ऊपर ये चीज़ बेस्ड थी। एंड किसने दिया था इसको, एरिस्टोटल एंड लीनियस ने। ठीक है, अब एरिस्टोटल एंड लीनियस ने इन दोनों ने आखिर इसमें किया क्या था। तो एरिस्टोटल के बारे में तो हमने भी लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। एरिस्टोटल ने एनिमल्स को डिफरेंशिएट किया था एनेमा और इनेमा के बेस पे। ठीक है, एंड जो आपका उन्होंने क्या कहा था, प्लांट्स के लिए कहा था, वो कहा था कि जी हाँ हम हाइट के बेसिस पर जो है इनको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे जंगल में घुसो, जंगल में जब तुम जाओगे तुमको जो सबसे छोटी हाइट वाले दिखेंगे ना, जो सबसे छोटी हाइट वाले हैं, ठीक है, जो कह लो कि एक टाइप की लेयर ही है। ठीक है, तो उसको बोला गया था, जो एरिस्टोटल थे उन्होंने बोला था कि ये होंगे आपके हर्ब्स। ठीक है, लेकिन जो उससे थोड़ी सी बड़ी हाइट के होंगे उनको बोला गया था श्रब्स। एंड जो सबसे बड़ी हाइट के होंगे, ठीक है, जो हमको काफी ज्यादा टॉल दिखेंगे, दैट इज ट्रीज। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी जो है यूजलेस मतलब तरीका था ये। एंड एनिमल्स में इन्होंने किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था, एनिमल्स को इन्होंने डिफरेंशिएट किया था बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी या एब्सेंस ऑफ आरबीसी। ध्यान से पॉइंट को समझना, आपका आरबीसी जो होता है ना, रेड ब्लड सेल, ठीक है, उसकी वजह से आपका खून जो है वो लाल रंग का दिखता है। तो जो जो एनिमल्स का खून लाल रंग का होता है उनको, यानी कि उनमें क्या होगा, ऑब्वियसली आरबीसी जो है वो प्रेजेंट रहेगा, तो उनको बोला गया था इनेमा। ठीक है, लेकिन जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट है, मतलब उनका खून जो है वो लाल नहीं है, उनका ब्लड जो है वो रेड नहीं है, उनको क्या बोला जाता था, एनेमा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लीनियस का पढ़ो। लीनियस ने तो कुछ अलग ही किया था। लीनियस ने जो थी अपनी क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब बेस इनका क्या था, इनका बेस था कि नंबर ऑफ स्टेमन्स कितने हैं। अब ध्यान से मेरी एक चीज समझना, नंबर ऑफ स्टेमन्स, स्टेमन्स किसका करेक्टर है, स्टेमन्स जो है वो आपका एंजियोस्पर्म्स का करेक्टर है। तो उन्होंने सीधा बात जाके वहीं से शुरू कर दी। ठीक है, यानी कि कुछ एवोल्यूशन नहीं देखा, कुछ लॉजिक नहीं देखा, सीधा किस पे क्लासिफिकेशन की, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ स्टेमन। ठीक है, स्टेमन आप क्लास 12th में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। स्टेमन जो होता है बेसिकली क्या होता है आपका, एक जो फ्लावर होता है ना, ठीक है, फ्लावर का जो सारा उसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, होता है एंड्रोशियम, एक होता है गाइनोशियम। जो एंड्रोशियम होता है ना उसकी बेस यूनिट को बोला जाता है स्टेमन। ठीक है, एंड्रोशियम की बेस यूनिट को बोला जाता है स्टेमन। स्टेमन बेसिकली दिखता कैसा है, एक फिलामेंट, और उस फिलामेंट के ऊपर आपके क्या लगेंगे, ठीक है, दो एंथर लगे होंगे। ठीक है, फिलामेंट और फिलामेंट के ऊपर एंथर, ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके बनाता है आपका स्टेमन। ठीक है, बेसिकली मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला था, जिनके पास एक स्टेमन होगा वो क्या होंगे, मोनेंड्रिया। जिनके पास दो स्टेमन होंगे वो क्या होंगे, डायेंड्रिया। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी बेकार सिस्टम था, तो ऑब्वियसली इसके कुछ डीमेरिट्स होंगे। डीमेरिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो डीमेरिट्स आपका सबसे पहला था कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के बनी थी। ठीक है, कि एक या एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के क्लासीफाई कर दिया गया था। तो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज भी काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हो गई थी। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, समझते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ना मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देने वाला हूँ। ध्यान से मेरी बात को समझना। ठीक है, मानो कि मैं एक स्काई का सिस्टम ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने कैरेक्टर क्या चूज किया, हैबिटेट चूज किया। ठीक है,
मेरा कैरेक्टर था हैबिटेट, मैंने उसमें पहला एग्जाम्पल सिलेक्ट किया किसका, कि मेरा हाँ जी हैबिटेट मैं स्काई मान के चलता हूँ। अब स्काई में आपको कौन कौन दिखता है, स्काई में आपको जनरली इनके हिसाब से जो था, ठीक है, जो इन्होंने बोला था कि जो स्काई में उड़ रहे हैं वो सभी बर्ड थे, कुछ भी मतलब कोई बेस नहीं था इस बात का, ठीक है, लेकिन इन्होंने बस बोला कि जो स्काई में उड़ पा रहा है दैट इज अ बर्ड। अच्छा, स्काई में तो बर्ड भी उड़ते हैं, बैट्स भी उड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही पानी का इकोसिस्टम ले लो, ठीक है, इकोसिस्टम क्या, सॉरी हैबिटेट ले लो। पानी का जो हैबिटेट होता है उसमें फिशेस तो होती हैं, तो इनके हिसाब से क्या था कि जितने लोग पानी के अंदर रह सकते हैं वो सभी के सभी फिशेस की क्लास में आएंगे, ठीक है। लेकिन पानी के अंदर तो वेल भी होती है। एंड हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ रखा है कि जो हमारे यहाँ पर बैट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे बैट्स होते हैं एंड जो हमारी वेल होती है, ये कैसे होते हैं, ये बैट्स एंड वेल्स ये दोनों ही किसकी क्लासिफिकेशन में आते हैं, ये दोनों ही आते हैं आपके मैमल्स के अंदर। तो क्या ये थोड़ी सी लॉजिकलेस बात नहीं थी? बिल्कुल थी, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मैमल्स में आ रही है, ठीक है, उनको काफ़ी दूर दूर कर दिया गया है। देखो बैट्स एंड वेल जो होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन इनकी ये क्लासिफिकेशन के ऑर्डर की वजह से ये दोनों ही स्पीशीज काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हो गए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इसका इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दिया था इन्होंने, सॉरी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था इन्होंने, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया वेजिटेटिव को, ठीक है, और किसको, फ्लोरल को, ठीक है। देखो वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर को जब इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं तो क्लासिफिकेशन में गड़बड़ होती है, यस ऑब्वियसली होती है। ये गलती आप कब देखोगे, आप ये पढ़ोगे क्लास 12th में, डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, माइंड मत करना कि थोड़ा सा लाइंस वगैरह टेढ़ी पड़ रही हैं, क्योंकि इस समय मैं माउस का यूज़ करके, ठीक है, एनोटेशंस ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं भी फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे लेक्चर बना रहा हूँ, जनरली मैं वाइट बोर्ड यूज़ करता हूँ, तो थोड़ा सा मेरा भी फर्स्ट टाइम है, देख लेना, ठीक है। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब एरिस्टोटल का जो सिस्टम था वो तो था गड़बड़ी वाला, जिसे आर्टिफिशियल सिस्टम बोला गया था। इसके बाद एक नेचुरल सिस्टम को लाया गया। नेचुरल सिस्टम में सभी नेचुरल एफिनिटीज को कंसीडर कर दिया गया, और ये सिस्टम दिया किसने था, दो काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे। सबसे पहले थे बेंथम, दूसरे थे हुकर, ठीक है। बेंथम एंड हुकर ने मिलकर ये सिस्टम दिया, ठीक है। और इनके सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, देखो मॉर्फोलॉजी तो थी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी जो थी एरिस्टोटल ने की थी। जैसे देखो यार, हम कोई नया लॉ लेकर आते हैं ना, तो उससे पिछले वाले लॉ की जो गलतियां होती हैं उनको हमें पकड़ना पड़ता है। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक मॉडल्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो एक बंदे ने लॉ दिया, ठीक है, उसमें कुछ बातें सही थी कुछ गलत थी, सही बातों को आगे लेकर आए और गलत बातों को ठीक करके आगे लेकर आए, ठीक है। ऐसे ही आर्टिफिशियल जो आपका सिस्टम था, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो हमने इससे पहले पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था, उसमें हुई ये चीज़ थी कि गड़बड़ी किसमें आई, गड़बड़ी आपकी हो रही थी कि बस मॉर्फोलॉजी कंसीडर किया। मॉर्फोलॉजी लेना ठीक है, मॉर्फोलॉजी कंसीडर करना बढ़िया, लेकिन मॉर्फोलॉजी कंसीडर करने के साथ साथ आपको और भी कई चीज़ें जो है साथ में कंसीडर करनी पड़ती, ठीक है। तो बेंथम एंड हुकर ने वही दो चीज़ों को साथ में कर दिया, ठीक है। उन्होंने मॉर्फोलॉजी तो साथ में ही, लेकिन और क्या क्या साथ में लेकर आए, सबसे पहला अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दूसरा एनाटॉमी, तीसरा एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। देखो एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो वाली फील्ड है, ठीक है, जो डील करती है एम्ब्रियो स्टेज के स्टडी के साथ, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो स्टडीज होती है ना उसको एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट इज योर फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। फाइटोकेमिस्ट्री, ये जो फाइटोकेमिस्ट्री होती है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है, बेसिकली जो प्लांट बेस्ड केमिकल्स होते हैं, ठीक है, इनके केमिकल इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। क्योंकि फाइटो वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, जनरली प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो फाइटोकेमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी में जो आपकी सारी की सारी केमिस्ट्रीज होगी ना उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि इस थ्योरी में क्या गलत था जो हम इसको फॉलो नहीं करते थे। थ्योरी बहुत बढ़िया थी, बहुत ब्रिलियंट थ्योरी थी, लेकिन एक गलती, दैट इज फाइलोजेनी कंसीडर ना करना। फाइलोजेनी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, फाइलोजेनी आपको पढ़ाया था जब आपको सबसे पहला चैप्टर, सबसे फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था, उसमें क्या चीज़ आई थी, सबसे पहले चैप्टर में आपने जब टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें जो आपका मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी था उसमें भी सेम यही गलती थी, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड किया था, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड कर दिया सिवाय फाइलोजेनी। फाइलोजेनी जो होते हैं उसको बोला जाता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, वो क्लासिफिकेशन करने से पहले आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि वो
मतलब उसका एवोल्यूशन कैसा था, ठीक है, उसका एवोल्यूशन का सीक्वेंस कैसा था। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सामने आपके लिखी हुई है, ठीक है। जो आपके बेंथम एंड हुकर थे ना, उन्होंने इस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में तो पढ़ा नहीं था, ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स तो इन स्पीशीज के देखे नहीं थे। तो अब हुआ क्या, उन्होंने समझा कि पहले डाइकॉट आए, उसके बाद जिम्नो आए एंड उसके बाद मोनोकॉट आए। क्या ये सही सीक्वेंस है? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी कि डाइकॉट एंड मोनोकॉट जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, ठीक है। डाइकॉट एंड मोनोकॉट जो होते हैं ये एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, और वैसे भी मोनोकॉट जो होते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट से पहले आते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इन्होंने दिया था, लेकिन दो गलतियां से मैंने बैठे बैठे निकाल दी। तो ये सीक्वेंस जो है इन्होंने एवोल्यूशन नहीं कंसीडर की, और एवोल्यूशन नहीं कंसीडर की इसीलिए हम आज इनके लॉ को गलत साबित करते हैं। एक्चुअल जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, एल्गी से शुरू होता है, एल्गी, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन योर जिम्नोस्पर्म एंड देन फाइनली योर एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इनके हिसाब से पहले क्या हुआ, इनके हिसाब से पहले एनजीओ आ गया, ठीक है, पहले एनजीओ आ गया, उसके बाद जिम्नो आया एंड देन मोनोकॉट आ गया, ठीक है, फिर से एनजीओ आ गया। तो ये तो गलत बात है, ठीक है, यानी कि इन्होंने एवोल्यूशन की परवाह नहीं की। अच्छा, तो इस सिस्टम को भी हमने मानने से मना कर दिया, ठीक है। हम नेक्स्ट कौन सा सिस्टम जो हम मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मानते हैं, ठीक है, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम आपको नाम से क्लियर हो रहा है, हमने यहाँ पर फाइलोजेनी को कंसीडर किया, ठीक है। सबसे बढ़िया बात, हमने यहाँ पर फाइलोजेनी कंसीडर कर ली। अब फाइलोजेनी जब हमने कंसीडर कर ही ली है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पिछली जितनी सब चीज़ें थी उसके साथ साथ इस बार फाइलोजेनी को भी ले आए। फाइलोजेनी इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो फाइलोजेनी जब कंप्लीट हो गई, ठीक है, एकदम फाइलोजेनी बढ़िया से हम ले आए बीच में, तो क्या बन गया सिस्टम, एक एफिशिएंट सिस्टम बन गया क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसको यूज करने लायक सिस्टम बोला जा सकता है, ठीक है, पॉइंटर किधर गया, यस, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम टेक्सा शेयर कॉमन एंसेस्टर, ये इसका मेन पॉइंट था। देखो क्या कहती है लाइन कि ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम टेक्सा शेयर कॉमन एंसेस्टर, यानी कि कहीं ना कहीं टेक्सा, टेक्सा यानी कि लेवल, ठीक है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का लेवल कहीं ना कहीं सेम आ रहा है तो जाहिर सी बात है उनका कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। जैसे आपको मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल इसकी दे सकता हूँ, क्या एक बिल्ली और एक चीता के कुछ कुछ कैरेक्टर्स मैच करते हैं? यस करते हैं। पहला, चलने का तरीका, ठीक है। दूसरा, उनकी जंप। तीसरा, उनका रन करने का तरीका, ठीक है। चौथा, उनका मतलब चारों लिम्स का स्ट्रक्चर। तो ये सब क्या है, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ इसी टाइम पे, ठीक है, मिलियन या उससे भी ज़्यादा ईयर्स पहले कहीं ना कहीं इनके क्या रहे होंगे, एक कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर इन द सेंस कि जैसे आपके कोई दूर का कज़न, ठीक है, तो दूर का कज़न वो आपका कैसे बना, कहीं ना कहीं तो आपकी फैमिली में जाके कोई एक कनेक्शन बनता होगा, हो सकता है आपके पढ़ 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 दादाजी का कनेक्शन उसके साथ, ठीक है। तो इन दैट सेंस यू एंड दैट स्ट्रेंज पर्सन इज शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्टर। खुद सोचो, सड़क पे चलता हुआ आदमी भी तुम्हारा कुछ ना कुछ लग सकता है, ठीक है, कोई ना कोई तुम्हारा रिलेटिव हो सकता है। मैं रैंडमली किसी को बिठाऊँ, मेरी बुआ चाची किसी का कुछ होगा, ठीक है, आगे जाके, तो कहीं ना कहीं हम जो है एक सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स वी शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यूज आता है इसका फॉसिल रिकॉर्ड्स में, ठीक है। फॉसिल रिकॉर्ड्स का यूज होता है यहाँ पे, क्यों होता है, क्योंकि एवोल्यूशन है, ठीक है। एवोल्यूशन हम किसकी हेल्प से पढ़ते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है, रॉक्स हो गए, उनकी मदद से हम पढ़ते हैं सारा, ठीक है। पुराना डेटा जो होता है वो हमको इन्हीं सब चीज़ों से तो मिलता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फैमिली ट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। फाइलोजेनी का एक फैमिली ट्री क्रिएट होता है जिसे क्लेडोग्राम बोला जाता है, ठीक है। ये जो क्लेडोग्राम होता है ना, ठीक है, ये बड़ी मस्त चीज़ है क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम क्या होता है, ये आपका बेसिकली एक फैमिली ट्री होता है, ठीक है। फैमिली ट्री जैसे आप बनाते नहीं थे छोटे होते, वो स्क्रैप बुक में बनाते थे छोटा सा, कि हाँ जी पहले अपने भाई बहनों की फ़ोटो लगाओ, उसके ऊपर मम्मी पापा की, ठीक है, ताऊ ताई जी की, उसके ऊपर दादाजी की, देन परदादा जी की, ठीक है। हम दादाजी तक ही रखते होते थे, ठीक है। हमारी फैमिली वैसे ही बहुत बड़ी है, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ बाली में, हमारी फैमिली में 16 लोग हैं, ठीक है, हम एक घर में 16 लोग रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या चीज़ हुई, आपने समझा कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ
टेक्सोनॉमी को। ठीक है, देखो टेक्सोनॉमी की डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो किस तरीके से काम की। सबसे पहले आपके पास आई कौन सी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जिसे फिनेटिक्स भी बोला जाता है। इसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्यों बोला जाता है? ठीक है, पहली बात तो इसको फिनेटिक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बेस्ड की आपकी फिनोटाइप के ऊपर। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो कवर्ड हो गया कि फिनोटाइप के ऊपर बेस्ड हो। सेकेंड, यहाँ पर भी फैमिली ट्री बनाया जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में या फिनेटिक्स बोल लो, ठीक है, इसमें जो आपका फैमिली ट्री बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, डेंड्रोग्राम। ठीक है, क्या बोलोगे इसको, आप इसको बोलोगे डेंड्रोग्राम। ठीक है, अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलने के पीछे का रीजन क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलने के पीछे का रीजन ये था कि यहाँ पर हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज करते हैं, कंप्यूटर्स यूज करते हैं यहाँ पे। तो कंप्यूटर्स के अंदर डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, नंबर्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, दैट्स वाई इसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, कई बुक्स में ये चीज़ मेंशन है कि जो आपको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर्स का यूज होता है एंड कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, लेकिन ये बात गलत है, टोटली गलत है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इस वजह से नहीं है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ये बात ठीक है कि कंप्यूटर्स यूज होते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर जो डेटा होता है वो नंबर्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0101 करके आपका डेटा स्टोर होगा, नहीं, आपका जो डेटा होता है वो प्रॉपर नंबर्स की फॉर्म में स्टोर होता है। अब देखते हैं कि ये डेटा काम कैसे करता है। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ समझना, मैं केस 1 मान के चल रहा हूँ। देखो ये मेरा क्या है, केस 1 है। ठीक है, केस 1 में क्या चीज़ बनी है, केस 1 में मेरी एक स्पीशी, मान लो मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है ए और दूसरा ऑर्गेनिज्म है बी। ठीक है, अब ये ए और बी जो है इनके बीच का रिलेशन देखो। ठीक है, ये कंप्यूटर्स मुझे क्या बताएंगे, कंप्यूटर के अंदर जो मैंने डेटा स्टोर कर रखा है ये मुझे क्या बताएगा कि इन दोनों स्पीशीज के बीच का रिलेशन कितना है। मान लो कि मुझे रिजल्ट मिला, हाँ जी ये जो आपकी दोनों स्पीशीज है ये 95% रिलेटेड है। ठीक है, 95%। और दूसरा मैंने मान लो सी किसका किया, सी का और डी का। ठीक है, तो ये मुझे कितना दे रहा है, ये मुझे 5% रिलेटेड दे रहा है। ठीक है, ये कितना देगा मुझे, 5%। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इतनी चीज़ कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ से सिंपली देखने में पता चल रहा है, हाँ जी चलो ये 5% है। ठीक है, और ये वाले येलो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी ज़्यादा मिल रही है। तो खुद सोचना, जो दो स्पीशीज 95% रिलेटेड है या दो जो स्पीशीज 5% रिलेटेड है, कौन इनमें से ज़्यादा चांस रहेगा कि क्लोजली रिलेटेड होंगे आपस में? ऑब्वियसली जो 95% एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, बिल्लियों का और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। बिल्लियों और हम में सिमिलैरिटी अगर आप देखें सिर्फ 5% के आसपास की मिलेगी, लेकिन अगर वहीं बिल्ली और चीता के अंदर सिमिलैरिटी देखें तो 95%। ठीक है, 95% नहीं, एक्चुअली 89 to 90% के आसपास, लेकिन सिमिलैरिटी का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी का परसेंटेज देखा जाता है एंड यहाँ से मेन क्लियर होता है हमको कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका होता है साइटोटेक्सोनॉमी, जिसे कैरियोटेक्सोनॉमी कहा जाता है। ये साइटोटेक्सोनॉमी किस पे काम करती है, ये काम करती है आपके क्रोमोसोम के नंबर पे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे एंड क्रोमोसोम के बिहेवियर। ठीक है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर एंड क्रोमोसोम का बिहेवियर। अब एक बात मेरी याद रखना, ये जो क्रोमोसोम नंबर होता है ना, ये फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, रीजन समझो इसके पीछे। क्रोमोसोम का नंबर जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि अगर आप चिंपैंजी का एग्जांपल लेके देखें, ठीक है, अगर आप चिंपैंजी का एग्जांपल लेके देखें और अगर आप पोटैटो का एग्जांपल लेके देखें, तो दोनों के अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब ये कि वो क्लोजली रिलेटेड है? क्या मैं उनको एक क्लास में डाल दूँ या एक ग्रुप में दोनों का क्लासिफिकेशन कर दूँ? नहीं, ये कहाँ चिंपैंजी और कहाँ पोटैटो। ठीक है, ये तो वो बात होगी ना, एक पूरा मतलब जम्मू कश्मीर में खड़ा है, दूसरा तमिलनाडु में खड़ा है। ठीक है, तो ये का क्या मतलब, इसका कुछ तो फिर हम कर ही नहीं सकते। तो क्रोमोसोम का नंबर जो होता है ना, ठीक है, हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है यहाँ पे, ज़्यादा प्रेफरेंस जो होती है वो मिलेगी आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को एंड क्रोमोसोम के बिहेवियर को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कीमोटेक्सोनॉमी। अब तीसरा होता है आपका कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, ये टेक्सोनॉमी बेस्ड होती है केमिकल स्ट्रक्चर पे, और केमिकल स्ट्रक्चर भी कैसे, ठीक है, जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है,
न्यूक्लिक एसिड आपको पता है, आपने 9th क्लास में आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आपने भी बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा जो आपके 11th क्लास का है, ठीक है। तो मैं आपको 9th क्लास से एग्जांपल रिलेट करके चलता हूँ। आपने 9th क्लास में डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ा होगा, याद है कुछ? ठीक है, याद है कि ये लॉकडाउन वाला बैच है तुम्हारा? ठीक है, याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद, ठीक है, लॉकडाउन वाला बैच है तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो आपने वहाँ पर क्या चीज़ अगर पढ़ी हुई है, तो डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड दूसरा जो आपका आरएनए होता है उसको बोला जाता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड वर्ड आता है, कि ये क्या होते हैं, ये आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं मैंने आपको दो बताए, एक कौन सा, डीएनए, और एक कौन सा, आरएनए, ठीक है। ये जो डीएनए एंड आरएनए का खेल होगा ना, ये आपका बताएगा कीमोटैक्सोनॉमी में, ठीक है। इसकी स्टडी कहाँ पर होती है, कीमोटैक्सोनॉमी में। तो कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ डील किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। दूसरा, केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन्स। देखो, बॉडी जो होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है, जैसे मेथ्योनिन हो गया, वेलिन हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई अगर तुम में से जिम वाला बंदा है ना, जिम जाता है, ठीक है, और जिसके घर पे वे प्रोटीन है, कभी उसके ना डब्बे को पलट के देखना, ठीक है। मैं बहुत मज़ेदार बात बता रहा हूँ, उसके डब्बे को ना पलट के देखना, एंड बैक साइड पे तुमको ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेथियोनिन, वेलिन, ये सब तुमको वहाँ पर ना लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली आपके अमीनो एसिड हैं, और ये अमीनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ ऐसे बाइंड करके एक पूरा प्रोटीन का चेन बनाते हैं, ठीक है। कितने सारे अमीनो एसिड बाइंड करेंगे एंड क्या बनाएंगे, प्रोटीन का एक चेन बना देंगे, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी से हमारी बॉडी बनी है, एंड उसी की स्टडी इसके अंदर आती है, कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर। तीसरा आता है आपका क्रिस्टल डिपोजिशन। देखो, आपकी बॉडी में ना कई पार्ट्स के अंदर डिपोजिशन हो जाती है, जिसमें सबसे पहली डिपोजिशन होती है आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ठीक है, एंड दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्जेलेट बच्चे ना बहुत समझ लेते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट बच्चे समझते हैं कि हाँ सर, ये कुछ मतलब ना वो वाले होते हैं जो पत्थरी कॉज कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ वैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन कम्प्लीटली हम यहाँ पर उन वाले के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम उन डिपोजिशंस के बारे में बात नहीं कर रहे, ये डिपोजिशंस उन वाली से अलग, ठीक है। ओके, तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपका खत्म हो चुका है काफ़ी हद तक। अब हम आते हैं हमारे एल्गी वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो एल्गी में सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। एल्गी देखो, एल्गी में क्या होगा, एल्गी आपका कैसा रहता है, एक्वेटिक बॉडीज में रहता है, और एक्वेटिक बॉडीज के साथ साथ किस में रहता है, आपके टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में भी रह सकता है, ठीक है। देखो, कभी एल्गी दिखती हो काई, फिसलते हो बहुत बार उसमें से, ठीक है। कभी गंदे नाले वगैरह के पास देखो, ठीक है, आपको क्या मिलेगा वहां पर, हरे हरे रंग से ना धागा बना होता है, ठीक है। धागे धागे से कुछ बने होते हैं, ठीक है। तो आप अगर उसको स्टिक से ऐसे करके उठाने की कोशिश करो तो वो बिल्कुल ऐसे करके लटक जाता है उसके साथ, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये आपकी एल्गी होती है, ठीक है, फिसलन सी होती है इसमें। तो ये क्या होती है, बेसिकली आपकी एक्वेटिक बॉडीज में भी रह सकती है और टेरेस्ट्रियल बॉडीज में भी रह सकती है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में भी रह सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्लोरोफिलस है। अब क्लोरोफिलस है, इतने बड़े तो हो गए, और क्लोरोफिलस का मतलब हम पूरा चैप्टर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर चुके हो, ठीक है। तो क्लोरोफिलस का क्या मतलब है, क्लोरोफिलस का सिंपल सा मतलब है कि क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगी। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है मतलब ये कैसा होगा, ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक होगा, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। और कैसे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट, क्रिप्टोगैमस। अब ये बच्चों को ना वर्ड समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्रिप्टोगैमस। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलता हूँ पहले, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप समझो कि आपको ये क्रिप्टोगैमस जो है, ठीक है, क्रिप्टोगैमस वर्ड का मतलब क्या है। प्लांट किंगडम है, ठीक है, प्लांट किंगडम है, उसमें पहली चीज आती है आपका क्रिप्टोगैमस, और दूसरा फेनेरोगैमस, ठीक है। प्लांट किंगडम दो टाइप के प्लांट्स में बटा हुआ है, सबसे पहला क्रिप्टोगैमस, दूसरा फेनेरोगैमस। गैमस या गैमी बोल दो, ठीक है। गैमस का मतलब होता है मैरिज, एंड यहाँ पर मैरिज असली वाली शादी को रिप्रेजेंट नहीं करता, यहाँ पर मैरिज रिप्रेजेंट करता है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रूफ्स होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रूफ होते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा प्रूफ है कि सीड बन रहा है, ठीक है, सीड बन रहा है। तो एल्गी के अंदर तो मेरे को तो नहीं लगता आपने कभी ऐसा देखा होगा एल्गी के सीड्स बन रहे हैं।
एल्गी के सीड्स नहीं बनते। तो ये जो प्लांट किंगडम है ना, दो हिस्से में इसी बेस पे बैठा हुआ है कि प्लांट जो है वो सीड वाला है या सीडलेस है। ठीक है, उसके बाद सीड है या सीड बनाता है या फिर सीड नहीं बनाता। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप होती है। सबसे पहला क्रिप्टो। अब क्रिप्टो को आप कैसे याद रखोगे? ठीक है, एक बहुत ही अच्छे टीचर थे, ठीक है, तो उनके एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे प्लॉट करके बताता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी थी कि क्रिप्टो नाम की एक करेंसी भी होती है। याद है? क्रिप्टो नाम की एक करेंसी होती है, एंड वो करेंसी क्या होती है बेसिकली, जो आपकी क्रिप्टो होती है ना, वो एक हिडन फॉर्म ऑफ करेंसी है। आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो लेकिन आपके हाथ में मतलब फिजिकली तो कोई पैसा नहीं है ना, जो है डिजिटल है, तो वो एक हिडन टाइप की करेंसी है। ठीक है, लेकिन फेनेरोगैमस, फेनेरो का मतलब होता है फुल्ली एक्सपोज। ठीक है, फुली एक्सपोज। तो यहाँ पर क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, यानी कि यहाँ पर सीड्स बनेंगे नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिडन है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो जाएगी लेकिन अपना कोई प्रूफ नहीं देगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी कैसी हिडन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि फेनेरोगैमस में एक्सपोज्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहाँ पर एक्सपोज्ड है वहाँ पर आपका सीड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब कौन कौन जो है क्रिप्टोगैमस शो करते हैं? क्रिप्टोगैमस बिहेवियर एक एल्गी शो करती है, एक ब्रायोफाइट और एक टेरिडोफाइट। मैंने अभी आधे आधे लिखे हैं। ठीक है, पूरे पूरे इनके साथ ना फाइट्स होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट बोला जाता है, टेरिडोफाइट बोला जाता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं नोट्स में, आपको ज़्यादा आसानी होगी। और एक्सपोज्ड की एग्जांपल कौन सी होती है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये पूरे पूरे नाम नहीं है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनके। तो ये सीड बेयरिंग प्लांट होंगे, एंड इन्हें क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट। ठीक है, इनका मेन बॉडी कैसा होता है? इनका मेन बॉडी होता है हैप्लॉइड। ठीक है, मेन बॉडी इनका कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एल्गी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एल्गी का मेन बॉडी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। एंड हैप्लॉइड होने का मतलब देखो, सबसे पहली चीज़ जो पिछले पेज पे हमने लिखी थी, दैट हमसे मिस हो गई थी। ठीक है, वो यहाँ पर उसमें कुछ इशू आ रहा है, पिछले पेज पे जा नहीं रही स्लाइड। तो देखो होता क्या है कि इसकी बॉडी को ना, इसकी जो बॉडी होती है उसे थैलॉइड बोला जाता है। ठीक है, उसे थैलॉइड बोला जाता है। थैलॉइड का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। अच्छा, अगर तुम अपने आप को शीशे में देखो तो तुमको अपने हाथ, अपने पैर, अपना मुंह सब अलग अलग देखेंगे ना? देखेंगे ना, प्रॉपर तुमको पता लग जाएगा। लेकिन अगर तुम एल्गी को देखो तो तुमको क्या उसका पता चलेगा? क्योंकि प्लांट है तो उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? लीफ हो सकते हैं, रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है। तो एल्गी को देखो, क्या तुम्हें उसमें लीफ, रूट या स्टेम अलग अलग दिखेंगे? मेरे को तो नहीं लगता, नहीं दिखेंगे। ठीक है, दैट मीन जब आपको सभी बॉडी पार्ट्स अलग अलग ना दिखे, सभी पार्ट्स जो है वो अलग अलग ना दिखे, तो उसको बोला जाता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। ठीक है, और एल्गी की बॉडी जो है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, एंड ऐसी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी के लिए बायोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं थैलॉइड। ठीक है, अच्छा, तो उनके पास यानी कि ट्रू रूट, ट्रू लीफ एंड ट्रू स्टेम जो है वो कैसा रहेगा? एब्सेंट रहेगा। ठीक है, उनके पास ना ही ट्रू लीफ है, ना ही ट्रू वाली रूट है, ना ही सच्ची वाली क्या है? स्टेम है। अब ध्यान से मेरी बात समझना। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया इनका मेन बॉडी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो मैं किसी चीज़ को ट्रू क्यों बोलूँगा? ट्रू का मतलब क्या होता है? सच्चा, है ना? लेकिन ये तो इंग्लिश में हुआ ना। बायोलॉजी में ट्रू का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में ट्रू का मतलब होता है कि आइदर वो क्या होना चाहिए, आपकी पहली कंडीशन होती है कि वो डिप्लॉयड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एल्गी की मेन बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड, यानी कि उसके सभी पार्ट्स जो होंगे, ठीक है, जो आपके उसके ट्रू रूट है, सॉरी, उसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्रू वाले नहीं होते हैं, तो वो क्या होंगे? वो सभी के सभी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरी, उसके पास कोई वेस्कुलर टिश्यू होना चाहिए। अब वेस्कुलर टिश्यू तो वो होते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू उनके पास नहीं होते, दैट्स वाई उनको क्या बोला जाता है? ए ट्रैक्योफाइट। ठीक है, ए ट्रैक्योफाइट्स का मतलब ही होता है कि वेस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये क्या है आपके? इनका जो रूट होगा, इनका जो स्टेम होगा, ठीक है, इनका जो लीफ होगा, उसका प्लॉइडी क्या होगा? 1n। ठीक है, तो 1n, 1n और 1n, यानी कि ये पूरी की पूरी बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड बॉडी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, इनका मेन बॉडी जो होता है, इनकी मेन बॉडी को, अब यहाँ से मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, इनकी जो मेन बॉडी होती है, जो इनकी मेन बॉडी है, इसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज गेमिटोफाइट। ठीक है, इनकी मेन बॉडी को बोला जाता है गेमिटोफाइट, एंड उसकी बॉडी कैसी होती है? 1। लेकिन इनकी एक ना नॉन डोमिनेंट बॉडी होती है। ठीक है, दोनों चीज़ों में फ़र्क बताऊंगा। ठीक है, एक होता है आपका
डोमिनेंट बॉडी और एक होता है नॉन डोमिनेंट बॉडी। इनके केस में डोमिनेंट कौन है? इनके केस में डोमिनेंट है आपका गेमेटोफाइट। लेकिन जब मैं नॉन डोमिनेंट की बात करूँ तो वो होता है स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, सॉरी स्पोरोफाइट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट इज द नॉन डोमिनेंट बॉडी। अब ये डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट में फर्क क्या है वो उसको समझते हैं। ध्यान से बात समझना। एल्गी का जो पूरा लाइफ साइकिल है ना, ठीक है, उसमें जो हिस्सा, ठीक है, जो पार्ट ज्यादा दिखेगा वो क्या रहेगा आपका? डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई इसके जो साइकिल होता है उसको हैप्लॉन्टिक साइकिल बोला जाता है। उस पर भी बात करेंगे धीरे धीरे करके। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि स्पोरोफाइट जो होता है वो इसका नॉन डोमिनेंट पार्ट होता है एंड ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपकी जाइगोटिक स्टेज को। ठीक है, इसका स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो रिप्रेजेंट होती है जाइगोट की फॉर्मेशन से। ठीक है, अब जाइगोट तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जाइगोट कैसी प्लडी होती है? 2n। तो स्पोरोफाइट भी कैसा होना चाहिए? 2n ही होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर स्पोरोफाइट 2n होगा तभी तो आपका जाइगोट 2n वाला बनेगा, बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, स्पोरोफाइट होता क्या है बेसिकली? स्पोरोफाइट होती है आपकी स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। अब एल्गी के बारे में अगली बात पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एल्गी कभी कभार फंजाई के साथ जो है मिलती जुलती एसोसिएशन बना लेती है, जिसे म्यूचुअल एसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है, म्यूचुअल एसोसिएशन की ना मैं बच्चों को एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, जैसे समझना। मान लो कि तुम हो बेरोजगार। ठीक है, तुम अभी बेरोजगार हो और मेरे को अपने चैनल पे काम करने के लिए एक बंदा चाहिए। ठीक है, तुम कहोगे कि सर आप मुझे ना एक घर दे दो रहने के लिए। ठीक है, आप मुझे रहने के लिए एक घर दे दो, बदले में मैं आपके लिए काम कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों का फायदा है। ठीक है, मुझे काम करने के लिए एक बंदा मिल गया और आपको रहने के लिए छत मिल गई। ठीक है, तो जब दोनों ही स्पीशीज का फायदा हो रहा हो उसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। क्लियर है? जब दोनों ही स्पीशीज बेनिफिट में रहें उसे बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। यहाँ पर एल्गी जो होती है वो म्यूचुअलिज्म शो करती है किसके साथ? म्यूचुअल एसोसिएशन शो करेगी फंजाई के साथ। क्या बना देगी? लाइकेंस बना देगी। अब लाइकेंस के बारे में आप 12th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, लाइकेंस जो होते हैं वो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, ये गंदी जगह पे जो है ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो ये जो आपके लाइकेंस होते हैं ये पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। उसके साथ साथ ही म्यूचुअल एसोसिएशन जो होती है एल्गी बना किसके साथ सकती है? स्लॉथ बियर के साथ। और स्लॉथ बियर के साथ ना केस बड़ा अलग होता है। स्लॉथ बियर, आपने स्लॉथ के बारे में सुना होगा। ठीक है, जो स्लॉथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना कह लो कि आलसी होते हैं। ठीक है, देखा होगा कभी किसी इमेज या किसी कार्टून वगैरह में कि पेड़ के साथ बस ऐसे करके लटके होते हैं। ठीक है, ऐसे करके बस पेड़ के साथ बैठे होते हैं। ठीक है, ज़्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं करते वो, तो आलसी से होते हैं। ठीक है, तो अगर इतने आलसी हैं तो इनका शिकार करना तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो खुद को प्रीडेटर से बचाने के लिए ये एक ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि ये अपने ऊपर एल्गी को जमने देते हैं। ठीक है, आराम से। एल्गी किस कलर की होती है? मैंने बताया क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो वो किस तरीके की होती है? ग्रीन कलर की होती है। तो अपने ऊपर ग्रीन एल्गी को जमने देते हैं। ठीक है, अब ग्रीन एल्गी जब पूरी बॉडी में ऐसे 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 हर जगह फैल गई है तो पेड़ के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, बेसिकली इसको कैमोफ्लाज कहा जाता है। ठीक है, कलर के साथ, जो बैकग्राउंड का कलर होता है उसके साथ मैच कर लेना। ठीक है, जैसे मेरे को याद है जब मैंने पहली बार लाइफ टाइम में ग्रीन स्क्रीन यूज़ की थी। ठीक है, अभी तो खैर मैंने नहीं की हुई। जब मैंने पहली बार ग्रीन स्क्रीन यूज़ की थी तब मुझे पता नहीं था कि हरे रंग जो है, हरे रंग की टी शर्ट नहीं पहनते उसके जब पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं। तो मैंने पहन ली। ठीक है, और मेरी जब मैंने मतलब क्रोमा की लगाई ना तो मेरी पूरी बॉडी साथ में कैमरे में उड़ गई। ठीक है, तो एडिटिंग के टाइम पे पूरी बॉडी मेरे साथ में उड़ गई। तो हुआ क्या था? बेसिकली इसको कैमोफ्लेज बोला जाता है। बैकग्राउंड के साथ, सिचुएशंस के साथ अपना कलर को मैच कर लेना। अब देखो पेड़ कैसा है, पेड़ के पत्ते हरे रंग के हैं, तो हरे रंग में वो स्लॉथ बियर जो है हरे रंग की अलगी अपने ऊपर लपेटे हुए हैं पूरे तरीके से। तो प्रीडेटर की नज़र में वो जल्दी नहीं आता। इसको कहा जाता है कैमोफ्लेज करना। ये कैमोफ्लेज करके कभी कभार जो है प्रे जो होता है वो बच भी जाता है प्रीडेटर से। ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, एल्गी जो होती है वो आपकी वेरिएबल साइजेस एंड फॉर्म्स में मिली जाती है। जैसे कि सबसे पहले आती है आपकी यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी होती है, एग्जाम्पल क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास। फिलामेंटस एल्गी जो होती है वो आपकी एग्जाम्पल होती है स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये याद रखना, कोई लोग इसको उलोथ्रिक्स बोलते हैं, कि यूलोथ्रिक्स बोलते हैं। अब जैसा बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो, लेकिन स्पेलिंग्स इसके याद रखना। ठीक है, फिलाथ्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉलोनीज की फॉर्म में आती है। ठीक है, जिसे कॉलोनियल बोला जाता है, तो कॉलोनीज के फॉर्म में भी रहती है। एग्जाम्पल इज वॉलवॉक्स। ठीक है, वॉलवॉक्स इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, देवर
नॉन एम्ब्रियोफाइटा। अब नॉन एम्ब्रियोफाइटा का मतलब समझना, ठीक है। नॉन एम्ब्रियोफाइटा का मतलब होता है वो प्लांट्स जो कि एम्ब्रियो बेयर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि जाइगोट बन रहा है लेकिन एम्ब्रियो जो नहीं बन रहा, ठीक है। इनके केस में ऐसा ही होता है। एम्ब्रियो जो बनेगा, पहली बार एम्ब्रियो किसके अंदर बना था, मैं एवोल्यूशन की वाइज आपको बता दूँ, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो एवोल्यूशन के हिसाब से ही दे रखा है, ठीक है। तो क्या चल रहा है सीक्वेंस में आपका, एवोल्यूशन में सबसे पहले एल्गी था, उसके बाद ब्रायोफाइट आए थे। तो ब्रायोफाइट एल्गी से ही इवॉल्व हुए, एंड ब्रायोफाइट्स जो थे वो पहले थे जिन्होंने क्या किया था, अपना एम्ब्रियो दिखाया था, ठीक है, जिनमें पहली बार एम्ब्रियो देखने को मिला था। तो यहाँ पर क्या है, ये नॉन एम्ब्रियोफाइट होंगे, यानी कि इनके पास एम्ब्रियो एब्सेंट है। इनके रिप्रोडक्शन के तरीकों को पढ़ें। इनके रिप्रोडक्शन के तरीके में सबसे पहला इनका आता है वेजिटेटिव तरीका। वेजिटेटिव में क्या होगा इनका, फ्रेगमेंटेशन शो कर देते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन जैसे एग्जांपल आपने स्पायरोगाइरा, ठीक है, 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। स्पायरोगाइरा इतना बड़ा होता है, ठीक है, बीच में से कटता है तो 2 में बढ़ता है, आगे वो करके 4 में बढ़ते हैं, ठीक है। वही एमएलएम वाली स्कीम लगाते हैं, ठीक है। 3 में 3 लोग जोड़ो, वही वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका, ठीक है। इनका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका, वो ये क्या हो गया, ठीक है। इनका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका कैसा होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये शो करते हैं आपका जू स्पोर्स की मदद से, ठीक है। जू स्पोर्स की मदद से। अब जू स्पोर ही क्यों, ठीक है। जू स्पोर में ऐसा क्या है, जू स्पोर जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, वो आपके मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो जू स्पोर्स आर दी मोटाइल स्पोर्स। अब ये जो मोटाइल स्पोर होंगे किस में मदद करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में, ठीक है। अच्छा, और यही जो तरीका होता है जूसपोर वाला, ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन तरीका है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एलगी के केस में। क्लियर है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके देखो, हमने वेजिटेटिव तरीका पढ़ लिया, हमने ए सेक्सुअल तरीका पढ़ लिया, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके में पहली चीज आती है आइसोगैमी, ठीक है। आइसोगैमी जो होती है, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। आइसोगैमी जो होती है उसमें क्या होता है, आपके जो दोनों के दोनों गैमीट्स हैं वो एक तरीके के दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। आपके दोनों के दोनों गैमीट्स जो हैं वो एक ही तरीके के दिखाई दे रहे होते हैं, एंड वहाँ पर हो क्या रहा होता है, बेसिकली सेम टाइप ऑफ गैमीट्स फ्यूज करते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो है दोनों गैमीट्स की सिमिलर होती है। मान लो कि मेरा एक गैमीट है जिसके पास क्या है, फ्लैजिला है, ठीक है। एक गैमीट है जिसके पास फ्लैजिला है, तो दूसरा गैमीट जो उसके साथ फ्यूज कर रहा है उसके पास भी फ्लैजिला होना चाहिए। और अगर दोनों सेम दिखने वाले गैमीट्स हैं फ्यूज करते हैं तो ये आइसोगैमी होती है, ठीक है। ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सीखा है। लेकिन आपका ये जो तरीका होता है ना, इसके केसेस बन जाते हैं जब हम एल्गी का केस पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर फर्दर सब केसेस बन जाते हैं। तो सबसे पहला कि दोनों आपके मोटाइल गैमीट्स हैं, ठीक है। आइसोगैमस तो है, यानी कि अगर एक गैमीट मोटाइल है तो दूसरा भी मोटाइल होना चाहिए। हाँ, मोटिलिटी जो होती है वो फ्लैजिला प्रोवाइड करता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। वही मोटिलिटी जो होती है, मोटिलिटी आती है किसकी वजह से है, फ्लैजिला की वजह से आती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या चीज़ होगी, अगर एक गैमीट के पास फ्लैजिला है तो दूसरे के पास भी फ्लैजिला होगा ही होगा, ठीक है। इसको बोला जाता है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर ये केस आता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर आपके दोनों ही गैमीट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी कि दोनों के पास फ्लैजिला होता है। सेकंड केस आता है आपका नॉन मोटाइल गैमीट्स का। नॉन मोटाइल गैमीट्स यानी कि दोनों गैमीट्स नॉन मोटाइल है, किसी के पास क्या नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, तो वो स्पायरोगैरा में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एन आइसोगैमी। अब एन आइसोगैमी जो होता है, इसे एन आइसोगैमस रिप्रोडक्शन का तरीका भी बोला जाता है। तो एन आइसोगैमी जो होती है आपको क्लेमाइडोमोनास एंड यूडोरिना, यूडोरिना यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यूडोरिना के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। यूडोरिना जो है इसको याद रखना, एक नया एग्जाम्पल आता है यहाँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा अगला है, ठीक है, ऊगैमी। अब ऊगैमी जो होता है, ठीक है, ऊगैमी के बारे में आपको मैंने बताया था ऑलरेडी कि जो आपका इसमें जो हम जनरल केस पढ़ते हैं मैं वो आपको समझाता हूँ, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने कराया था कि मेल गैमीट जो है वो छोटा रहेगा, ठीक है, एंड मोटाइल होगा। जो फीमेल गैमीट है वो बड़ा रहेगा एंड नॉन मोटाइल होगा। क्लियर है। तो वही सेम चीज़ क्या हो रही है, वही सेम चीज़ तो यहाँ पर हो रही है। देखो ऊगैमी का मतलब क्या होता है कि आपका मेल गैमीट जो है वो कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। तो यहाँ पर मेल गैमीट देखो, पहला केस देखो, छोटा है मेल गैमीट और कैसा है, मोटाइल है, ठीक है। फीमेल गैमीट देखो, नॉन मोटाइल है,
ठीक है, नॉन मोटाइल है एंड लार्ज है। तो ये केस किस में आता है, म्यूकस हो गया, ठीक है। उसके बाद वॉलवॉक्स एंड देन क्लेमाइडोमोनास। लेकिन सेकंड केस जो होता है वो आपका कैसा होता है कि आपके बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट्स जो है वो नॉन मोटाइल, साइजेस वही, ठीक है, साइजेस वही है, ठीक है। मेल जो है वो छोटा है, फीमेल गेमेट बड़ा है, लेकिन इस पर दोनों ही नॉन मोटाइल। तो वो केस आपका मोस्टली रेड एल्गी के अंदर देखा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेड एल्गी के केस में फ्लैजिलास एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एल्गे के केस में जनरली हम फ्लैजिलास देख लेते हैं गेमीट्स में, लेकिन रेड एल्गे के केस में फ्लैजिलास आर एब्सेंट। ओके, तो आज का लेक्चर हम इधर ही ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख ही गया होगा स्क्रीन पे, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो एल्गे की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको एल्गे की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे मिलेगा। आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, ठीक है, अपने फीडबैक्स जो है वो कमेंट में छोड़ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मेरा कमेंट सेक्शन ऑन ही रहता है, ठीक है। और अगर कोई डाउट बचा, ठीक है, कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ही लिख दो, ठीक है। क्योंकि आज का डाउट आज ही अगर निपट जाए तो अच्छा होता है, ठीक है। कल के लिए उसको या परसों के लिए बचा के नहीं रखना। जैसे ही लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, जिस मर्जी टाइम पे आप लेक्चर देख रहे हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो जैसे ही आपको लेक्चर आपने देखा, कोई डाउट आया कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट का अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। नहीं तो समझाने लायक तो मैं समझा ही दूंगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय गाइस।